हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग देख रहे थे, यानी इस वीडियो श्रृंखला में हम लोग देख रहे थे एडिटेरिया की तरफ से आने वाले बीपीएससी प्रीलिम्स फाउंडेशन बुक के बारे में। और ये आधुनिक इतिहास का बुक है। इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को अवश्य देखें। और ये उसी श्रृंखला का दूसरा पार्ट है। तो बिना देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कर्नाटक युद्ध ब्रिटिश फ्रेंच प्रतिस्पर्धा से जुड़े हुए थे तथा वे भारतीय व्यापार पर सर्वोच्चता स्थापित करने से संबंधित थे। दरअसल 17वीं सदी में भारत में अनेक यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो चुका था। भारतीय व्यापार पर एक अधिकार स्थापित करने तथा भारतीय शासकों से अधिकाधिक रियायत प्राप्त करने के लिए इनमें आपसी प्रतिस्पर्धा होती थी। परंतु ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनी को छोड़ अन्य कोई भी विदेशी कंपनी इस प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पाई। अब इन दोनों प्रतिद्वंदियों में सर्वोच्चता के लिए संघर्ष होना था। और इसी संघर्ष का परिणाम कर्नाटक युद्ध थे, जिनमें फ्रांसीसी शक्ति बुरी तरह असफल हुई और भारतीय व्यापार एवं राजनीतिक पर ब्रिटिश प्रभुता स्थापित हो चुकी। दरअसल ब्रिटिश कंपनी की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा एवं राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने का जो प्रयास 17वीं शताब्दी में औरंगजेब द्वारा विफल कर दिया गया था, वह मुगल सत्ता के कमजोर पड़ते ही पुनर्जीवित हो गया। और पश्चिमी भारत में मराठा शक्ति तथा पूर्वी भारत में अलीवर्दी खां के कठोर नियंत्रण ने इन कंपनियों को ज्यादा सफलता प्राप्त नहीं होने दी। परंतु दक्षिण के कमजोर राज्यों ने इनका काम आसान कर दिया। और ब्रिटिश फ्रेंच प्रतिस्पर्धा यूरोपीय मुद्दों से भी जुड़ी हुई थी। वस्तुतः यूरोप में अपने प्रभाव क्षेत्र के प्रसार में ब्रिटेन तथा फ्रांस एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी थे। और यूरोप में इन दोनों शक्तियों के मध्य विवाद की प्रतिध्वनि भारत में भी सुनाई पड़ती थी, जहां पर इन देशों से संबंध कंपनियां आमने सामने होती थी। इसलिए कहा गया है कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार मात्र था। और ऐसे युद्ध में भारतीय शक्तियों को भी एक पक्ष बनना पड़ा, क्योंकि ऐसी लड़ाई अनिवार्य रूप से उनकी ही भूमि पर लड़ी जानी थी। और इस लड़ाई का सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह हुआ कि व्यापार के विशेषाधिकार के लिए प्रारंभ हुए ऐसे छोटे संघर्ष ने अंततः यूरोपीय शक्तियों को राजनीतिक प्रभुत्व की स्थापना की दिशा में प्रेरित किया। अब हम देखते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक क्षेत्र में 1744 से लेकर 1763 के मध्य तीन युद्ध हुए। इसमें पहला प्रथम कर्नाटक युद्ध यानी कर्नाटक का प्रथम युद्ध यूरोप में प्रारंभ हुआ और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार संघर्ष का विस्तार था। इस युद्ध से प्रभावित होकर ब्रिटिश कमांडर वारनेट ने शत्रुतापूर्ण कार्रवाई करते हुए कुछ फ्रांसीसी युद्धपोतों को जब्त कर लिया। इस पर फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने मॉरिशस के गवर्नर के युद्ध बेड़े की सहायता से मद्रास को जीत लिया। और इसी बीच कर्नाटक के नवनियुक्त नवाब ने, जिनकी भूमि पर यह युद्ध लड़ा जा रहा था, दोनों पक्षों को युद्ध बंद करने का आदेश दे दिया। और प्रारंभ में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने नवाब से फ्रांसीसी जहाजों की रक्षा की अपील की थी। परंतु ब्रिटिशों ने नवाब के अधिकार का सम्मान तभी किया जब वे फ्रांसीसी सेना से घिर गए। अब अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के विरुद्ध नवाब से सहायता की याचना की, परंतु डुप्ले की इस प्रलोभन के पश्चात कि मद्रास की विजय वह नवाब के लिए ही कर रहा है, नवाब शांत हो गया। फिर कालांतर में जब यह स्पष्ट हो गया कि डुप्ले अपने किए गए वादे से मुकर चुका है, तो नवाब अनवरुद्दीन ने डुप्ले के विरुद्ध एक सेना भेज दी। और नवाब के लिए यह कदम घातक सिद्ध हुआ, क्योंकि एक छोटी सी फ्रांसीसी सेना ने नवाब के 10,000 की सेना को सेंट थोमे नामक स्थान पर परास्त कर दिया। और अंततः ब्रिटिश और फ्रेंच प्रतिस्पर्धा एक्स ला सैपल की संधि से समाप्त हो गई। यद्यपि कर्नाटक के युद्ध का सीधा जुड़ाव भारतीय राजनीति से नहीं था, तथापि भारतीय राजनीति पटल पर इसका व्यापक प्रभाव महसूस किया गया। और इस युद्ध ने पहली बार यूरोपीय शक्तियों के समक्ष भारतीय राजनीति के खोखलेपन तथा सैन्य दुर्बलता को स्पष्ट कर दिया। नवाब की इस हार ने यूरोपीय शक्तियों को भारतीय राजनीति में ज्यादा दखल देने के लिए प्रोत्साहित किया। और इस युद्ध में यूरोपीय शक्तियों ने सबक सीखा कि पाश्चात्य तकनीकों से लैस सेना, चाहे वह छोटी ही क्यों न हो, भारतीय शासकों को किसी भी युद्ध में परास्त कर सकती है। दूसरी तरफ यह भी प्रमाणित हो गया कि भारतीय सिपाहियों को भी यदि यूरोपीय तरीकों से प्रशिक्षित किया जाए तो वे भी यूरोपीय सैनिकों की तरह लड़ सकते हैं। और इन निष्कर्षों ने खासकर डुप्ले को काफी हद तक प्रभावित किया। और शायद यही निष्कर्ष द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण भी बना। अब हम लोग देखते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध। तो यह युद्ध भी आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा का ही विस्तार था, परंतु इस बार अंतर यह था कि इसमें काफी हद तक फ्रांसीसी कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी शामिल थी। इस बार डुप्ले ने फ्रांसीसी कंपनी के राजनीतिक प्रभाव के प्रसार के लिए भारतीय शासकों को आपसी फूट का सहारा लेने का प्रयास किया था। वस्तुतः द्वितीय कर्नाटक युद्ध हैदराबाद
और कर्नाटक के उत्तराधिकार युद्ध से जुड़ा हुआ था। हैदराबाद के निजाम आसफ जाह की मृत्यु के बाद नासिर जंग गद्दी पर बैठा, परंतु गद्दी के दूसरे दावेदार मुजफ्फर जंग ने नासिर जंग को निजाम के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसी तरह कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के विरुद्ध चंदा साहिब ने विद्रोह कर दिया। डुप्ले इसी मौके की तलाश में था और उसने मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब को समर्थन देने का निश्चय किया तथा इनकी दावेदारी पक्की करने के लिए एक प्रशिक्षित सेना की मदद से अनवरुद्दीन को अंबूर के युद्ध में तथा नासिरगंज को दूसरे युद्ध में पराजित करने में सफलता पाई। यह सफलता डुप्ले की राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। इससे न केवल उसे व्यापक धन की प्राप्ति हुई, बल्कि डुप्ले को मुजफ्फर जंग ने कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग में मुगल प्रदेशों का गवर्नर भी बहाल किया एवं उत्तरी सरकार के कुछ जिले भी प्रदान किए। डुप्ले ने मुजफ्फर जंग के अनुरोध पर उसकी रक्षा के लिए बुस्सी के नेतृत्व में एक फौज भी हैदराबाद के दरबार में स्थापित कर दी और इस बार हैदराबाद तथा कर्नाटक पर डुप्ले का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। और फ्रांसीसी गवर्नर की इस सफलता के प्रति ब्रिटिश अधिकारी अनजान नहीं थे। इसने अनवरुद्दीन के पुत्र के पक्ष में फ्रांसीसियों से युद्ध प्रारंभ कर दिया और अंग्रेजों को प्रथम सफलता कर्नाटक की राजधानी अर्काट में मिली, जहां वह चंदा साहिब को पराजित करने में कामयाब रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि त्रिचनापल्ली पर से फ्रांसीसी दबाव खत्म हो गया। त्रिचनापल्ली में ही हैदराबाद का उत्तराधिकारी सुरक्षित था और अर्काट की पराजय फ्रांसीसी कंपनी के लिए विध्वंसक सिद्ध हुई। एक तो राजधानी से अपदस्थ चंदा साहिब की हत्या तंजौर में कर दी गई और दूसरे युद्ध में अत्यधिक व्यय को देखते हुए फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया और नए फ्रांसीसी गवर्नर गोडेहू ने 1755 में ब्रिटिश कंपनी से एक अस्थायी संधि कर ली और कर्नाटक के दूसरे युद्ध ने ब्रिटिशों की प्रधानता को स्पष्ट कर दिया। अब हम लोग देखते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो दूसरे कर्नाटक युद्ध की पराजय ने फ्रांसीसी कंपनी को पुनः प्रभुता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया, परंतु यूरोप 1756 में प्रारंभ हुए सप्तवर्षीय युद्ध ने इसका आधार तैयार किया और इस समय ब्रिटिश शक्ति प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त करके पूर्वी तट का स्वामी बन चुकी थी। परंतु फ्रांस ने, जो दूसरे कर्नाटक युद्ध की पराजय का बदला लेने को तत्पर था, यह सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ होते ही भारत में ब्रिटिशों के सेंट डेविड किले पर हमला करके उसे जीत लिया और इस युद्ध के लिए फ्रांस से कुशल योद्धा काउंट डी लाली को विशेष रूप से बुलाया गया था। लाली ने अपना बकाया धन वसूलने के लिए तंजौर पर भी हमला किया, परंतु ब्रिटिश हस्तक्षेप के कारण यह संभव नहीं हो पाया। अब लाली ने मद्रास पर पूरी शक्ति से हमला करने की योजना बनाई। इसके लिए हैदराबाद के दरबार में नियुक्त बुस्सी को सैनिक समेत बुला लिया गया और लाली का यह कदम निश्चय ही अदूरदर्शितापूर्ण साबित हुआ, क्योंकि इससे हैदराबाद पर से फ्रांसीसी प्रभुत्व समाप्त हो गया, जबकि मद्रास पर क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों की पकड़ मजबूत थी। पर्याप्त साधन के अभाव और विपरीत राजनीतिक परिस्थितियों ने लाली की स्थिति कमजोर कर दी और अंततः 1760 में वांडीवास में निर्णायक लड़ाई हुई, जिसमें फ्रांसीसियों की भयंकर पराजय हो गई। यद्यपि लाली ने मैसूर से सहायता की अपील की, परंतु यह भी व्यर्थ ही रहा और अंततः उसे 1761 में आत्मसमर्पण कर देना पड़ा और इस प्रकार दक्षिण में ब्रिटिशों की सर्वोच्चता निर्विवाद रूप से स्थापित हो गई और इस युद्ध का परिणाम फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सर्वनाशी रहा। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त होने के पश्चात एक संधि के तहत यद्यपि पांडिचेरी फ्रांस को वापस मिल गया, परंतु इस शर्त पर कि वे यहाँ से सैन्य एवं राजनीतिक गतिविधियों का संचालन नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं फ्रांसीसियों की हार का कारण। ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध फ्रांसीसियों की पराजय फ्रांसीसी कंपनी की अंतर्निहित दुर्बलता का ही परिणाम थी। फ्रांसीसी कंपनी सरकार द्वारा नियंत्रित एवं संचालित होती थी तथा इसके अधिकांश निर्णय में शासक की हठधर्मिता और राजनीति का व्यापक प्रभाव रहता था। दूसरी तरफ ब्रिटिश कंपनी एक निजी व्यापारिक कंपनी थी, जिसका स्पष्ट उद्देश्य था पहले व्यापार फिर राजनीति। ब्रिटिशों की शक्तिशाली नौसैनिक बेड़े ने भी भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि ब्रिटिश शक्ति अपने नौसैनिक बेड़ों की सहायता से भारत यूरोप व्यापारिक मार्ग पर प्रभुत्व जमाने में सफल हुई। इसके अलावा फ्रांसीसियों का यूरोप की राजनीति में उलझाव, कुशल नेतृत्व का अभाव एवं अंग्रेजों द्वारा बंगाल विजय आदि अनेक ऐसे कारक थे जिन्होंने ब्रिटिश शक्ति की स्थापना में भूमिका निभाई। तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद फ्रांस की राजनीतिक शक्ति क्षीण हो गई। इसके बाद फ्रांसीसियों द्वारा भारत में अपने पुर्तगाली तथा डच प्रतिद्वंदियों के समान स्वयं को छोटे परिक्षेत्रों एवं वाणिज्य तक सीमित कर लिया गया। अब हम लोग देखते हैं डुप्ले की नीतियां। तो भारत में अपने 3 दशकों की कार्यावधि के दौरान मार्विस जोसेफ
फ्रांकोइस्ट डुप्ले ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य संचालन में वृद्धि की और उनके प्रशासन ने भारत में फ्रांसीसी औपनिवेशिक आकांक्षाओं के शिखर का प्रतिनिधित्व किया। उनकी अत्यधिक व्यक्तिगत आय ने उनकी ईमानदारी पर प्रश्न उठा दिए, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें फ्रांस वापस बुला लिया गया। फिर भी मराठों, अर्काट के नवाबों और हैदराबाद के निजामों जैसे स्थानीय अधिकारियों की चुनौतियों से फ्रांसीसी हितों की रक्षा करने में डुप्ले प्रभावी रहे थे। डुप्ले को 1730 में कंपनी द्वारा कलकत्ता के पास एक दूरस्थ और दुर्गम व्यापार पोस्ट चंद्रनगर का गवर्नर नियुक्त किया गया और इसका वाणिज्य सीमित था, प्रतिस्पर्धा चरम थी और रुग्णता प्रचलित थी और सुरक्षा अनिश्चित थी तथा यह ऊर्जा एवं महत्वाकांक्षा को सावधानी के साथ मिश्रित करने हेतु एक आदर्श अवसर था। डुप्ले ने गंगा देश के व्यापार को शेष एशिया और यूरोप से संबंध करके अगले 12 वर्षों के दौरान चंद्रनगर को एक समृद्ध तथा निवास योग्य व्यापारिक उपनिवेश में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने बंगाली कुटीर उद्योग, रेशम और कपास तथा पटना से सोरा जैसे पुराने सामानों की संख्या में वृद्धि करते हुए नई वस्तुओं और बाजारों की खोज की। उन्होंने सुरक्षा में वृद्धि के लिए मुगल अधिकारियों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए और दिल्ली में मुगल सत्ता के साथ डुप्ले के जनसंपर्कों ने उन्हें गवर्नर जनरल पियरे बेनोइस्ट डुमास के लिए मनसबदार का मुगल पद प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम बनाया। इस पदवी ने व्यवसाय की स्थिति को अधिकृत किया तथा भूमि, आय और सशस्त्र इकाइयों को बनाए रखने के लिए कानूनी अधिकार प्रदान किए, जिससे भारत में इसका प्रभाव काफी मजबूत हुआ। पांडिचेरी में डुप्ले को उनके दुबास या दुभाषिया और एजेंट आनंद रंगा पिल्लई ने बहुत सहायता प्रदान की, जिनकी डायरी डुप्ले की आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। पेरिस के निदेशकों ने डुप्ले को 1741 में पांडिचेरी के गवर्नर जनरल के रूप में चुना। जब वह अंततः 1742 में वहां पहुंचे तो उन्हें शीघ्र ही विभिन्न प्रकार के जोखिमों का सामना करना पड़ा, जो उनके कार्यकाल को परिभाषित करता है। डुप्ले भारतीय सेनाओं, विशेष रूप से मराठों से संभावित चुनौतियों का सामना कर रहा था और जल्द ही उसे संभावित अंग्रेजी खतरे का भी सामना करना पड़ा। दुर्भाग्य से कंपनी अपने आवधिक नकदी प्रवाह कठिनाइयों में से एक का सामना कर रही थी तथा बोर्ड और राजा दोनों ही पांडिचेरी की सुरक्षा पर व्यय करने के विरुद्ध थे। डुप्ले ने योजनाओं को पूरा करने के लिए अपने विशाल धन से भरपूर राशि का उपयोग किया और उसके इस भाव की उस समय सराहना की गई, लेकिन उसके इसी भाव ने अंततः कंपनी के विरुद्ध उनके मुकदमे की नींव के रूप में कार्य किया। डुप्ले भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों में दखल देने वाला पहला यूरोपीय था। उन्होंने हैदराबाद के लिए मुजफ्फरजंग और कर्नाटक के लिए चंदा साहिब का समर्थन किया और इस प्रकार उनके उम्मीदवार वहां निर्वाचित हुए तथा इनके स्थान पर उन्होंने डुप्ले को महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान की। डुप्ले ने भारत में एक सहायक गठबंधन की प्रथा की मांग प्रशस्त किया। उसने सूबेदारी के मूल्य पर हैदराबाद में एक फ्रांसीसी सेना को तैनात किया और इस बीच पेरिस के निदेशक युद्ध की बढ़ती लागतों के बारे में और अधिक चिंतित हो गए थे और भले ही उन्होंने ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार के युद्ध के दौरान हुए व्यापार घाटे से उबरने का प्रयास किया था। 1754 में डुप्ले को नाटकीय रूप से पेरिस बुला लिया गया और जब उसके उत्तराधिकारी ने जहाज से उतरते ही उसे पत्र सौंप दिया। नेक्स्ट है भारत में फ्रांसीसी कारखानों का संगठन। तो भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय मूल रूप से सूरत में था, लेकिन बाद में इसे पांडिचेरी में स्थानांतरित कर दिया गया और शीर्ष प्राधिकरण को इंडीज की सुपीरियर काउंसिल कहा जाता था और इसका नेतृत्व एक महानिदेशक करता था। वह भारत में सभी फ्रांसीसी संचालन के प्रभारी थे और सर्वोच्च परिषद की अध्यक्षता गवर्नर करता था, जिसमें 5 सदस्य होते थे और पूरी सरकार को नियंत्रित करता था। आगे हम देखते हैं भारत में डेनिश। 1616 में डेनिश व्यापारी के रूप में आए, जिनके पास साम्राज्य निर्माण की कोई योजना नहीं थी। 1620 में उन्होंने तंजौर के नायक से ट्रंकोबार बंदरगाह लिया और वहां एक किले का निर्माण करवाया। हालांकि उनके पास उपलब्ध सीमित संसाधनों को देखते हुए भारत में साम्राज्य स्थापित करना संभव नहीं था। उन्होंने मसूलीपट्टनम, पोर्टो नोवा में भी कारखाने स्थापित किए। यद्यपि उनकी सफलता सीमित थी और अंततः उन्होंने अपने कारखाने अंग्रेजों को सौंप दिए और 1854 में भारत छोड़ दिया। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 में हुई थी, लेकिन इसकी गतिविधियां भारत के स्थान पर केवल चीन तक सीमित थी। ऑस्ट्रेड कंपनी की स्थापना 1722 में फ्लैंडर्स के व्यापारियों द्वारा की गई थी, लेकिन भारत में इसकी गतिविधियां इसी प्रकार प्रतिबंधित थी। अब हम लोग देखते हैं बिहार में यूरोपीय कंपनी। 17वीं शताब्दी से बिहार 17वीं शताब्दी से सोरा के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। सोरा के अतिरिक्त यह सूती वस्त्र, नील, अफीम आदि के लिए भी प्रसिद्ध था।
पुर्तगाली बिहार में प्रवेश करने वाली पहली यूरोपीय कंपनी थी। उन्होंने बंगाल के हुगली में अपना कारखाना स्थापित किया, लेकिन पानी के चैनलों और सड़कों के माध्यम से व्यापार के लिए अक्सर पटना जाते थे। उसके बाद डच आए। उन्होंने 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया और इसका स्थल पटना कॉलेज के रूप में वर्तमान उत्तरी भवन था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोरा के व्यापार के लिए 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में एक कारखाना स्थापित किया, लेकिन 1621 में ही कारखाना बंद कर दिया गया। 1651 में कंपनी ने इस क्षेत्र में व्यापार को पुनर्जीवित किया। वर्तमान में गुलजार बाग स्थित कंपनी के कारखाने को सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में बदल दिया गया है। लास्ट में डेन आए। उन्होंने 1774 से 75 में पटना में नेपाली कोठी में एक कारखाना शुरू किया था। हमारा तीसरा चैप्टर है यूरोपीय कंपनियों के आगमन के समय भारत की राजनीतिक स्थिति। यूरोपीय कंपनियों के आगमन के समय भारत में मुगल दिल्ली की सत्ता पर स्थापित थे। जिस प्रकार यूरोपीय अमेरिकी महाद्वीप में सीधे अपना उपनिवेश स्थापित कर पाए, वैसा भारतीय उपमहाद्वीप के साथ संभव नहीं हुआ। इसका कारण यह था कि भारत में मजबूत केंद्रीय सत्ता की उपस्थिति थी। हालांकि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य का पतन तीव्र हो गया था। इस चार्ट के माध्यम से हम देखते हैं उत्तरकालीन मुगल सम्राटों का अनुक्रम। इसमें सबसे पहला है बहादुर शाह प्रथम। इनका कार्यकाल था 1707 से 1712 तक और इनको साहेब बेखबर के नाम से जाना जाता था। गुरु गोविंद सिंह जी को संतुष्ट करने के लिए उनके सम्मान में उच्च मनसब इन्होंने प्रदान किया और गुरु गोविंद सिंह जी के मृत्यु के पश्चात बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने बगावत कर दी, जिसे दबाने के प्रयास में 1712 में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है जहादार शाह। इनका कार्यकाल 1712 से 1713 तक रहा और इनका उपनाम यानी इनको लंपट मूर्ख कहा जाता था। उत्तराधिकार के युद्ध में अपने तीन भाइयों को पराजित कर 1712 में जहादार शाह शासक बना। जहादार शाह को ईरानी दल के नेता जुल्फिकार खान का सहयोग प्राप्त था और जहादार शाह के समय जजिया कर पर रोक लगा दी गई थी। जहादार शाह ने वित्तीय व्यवस्था में सुधार के लिए राजस्व वसूली का कार्य ठेके पर देने की नई व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया, जिसे इजारा व्यवस्था कहते हैं। उसके बाद है फर्रुखसियर। इसका कार्यकाल 1713 से 1719 तक था और इसको घृणित कायर कहा जाता था। फर्रुखसियर के शासनकाल में सैयद बंधु यानी अब्दुल्ला खां वजीर और हुसैन अली मीर बख्शी के पद पर नियुक्त हुए। सैयद बंधुओं ने जजिया कर पूर्णतः समाप्त कर दिया और तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति का भी आदेश दे दिया। 1717 में फर्रुखसियर ने एक फरमान के जरिए अंग्रेजों को व्यापारिक छूट प्रदान की और इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फर्रुखसियर के कार्यकाल में सिख नेता बंदा बहादुर को मृत्युदंड दे दिया गया और सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से फर्रुखसियर को सिंहासन से अपदस्थ करके हत्या करवा दी। उसके बाद है रफी उद्दरजात। इनका कार्यकाल 28 फरवरी से 4 जून 1719 तक रहा और इनकी बीमारी से मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है रफी उद्दौला यानी शाहजहां द्वितीय। इनका कार्यकाल 6 जून से 17 सितंबर 1719 तक रहा। इनको शाहजहां द्वितीय भी कहा जाता है और ये अफीम के आदी थे। नेक्स्ट है मोहम्मद शाह। तो इसका कार्यकाल 1719 से 1748 तक रहा। इसको रंगीला बादशाह भी कहा जाता है और इसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य का पतन सर्वाधिक तीव्र गति से हुआ। बंगाल, हैदराबाद, भरतपुर, अवध आदि ने स्वतंत्र राज्यों का यानी बंगाल, हैदराबाद, भरतपुर, अवध की स्वतंत्र राज्यों के तौर पर स्थापना हुई मोहम्मद शाह के कार्यकाल में। और नादिर शाह जो कि ईरान का नेपोलियन कहलाता है तथा उसके उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली यानी दुर्रे दुरानी का आक्रमण भी मोहम्मद शाह के काल में हुआ था। नेक्स्ट है अहमद शाह। तो इनका कार्यकाल 1748 से 1754 तक चला और इनको किबला ए आलम कहा जाता है। इनका काल अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों के लिए जाना जाता है। इसने हिजड़ों के सरदार जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि प्रदान की और 1754 में वजीर इमाद उल मुल्क ने मराठों के सहयोग से अहमद शाह को अपदस्थ कर आलमगीर द्वितीय को मुगल बादशाह बनाया। नेक्स्ट है आलमगीर द्वितीय। इसका कार्यकाल 1754 से 1759 तक चला और प्लासी के समय ये मुगल बादशाह थे। उसके बाद है शाह आलम द्वितीय। इनका कार्यकाल 1759 से 1806 तक चला। बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में लड़ा गया था, इसमें मीर कासिम तथा अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ा और इलाहाबाद की संधि 1765 के द्वारा अंग्रेजों का पेंशन भोगी बन गया और 1772 में मराठा सरदार महादजी सिंधिया द्वारा पुनः इसे दिल्ली की गद्दी पर बैठाया गया और इसी के कार्यकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। उसके बाद है अकबर द्वितीय। इसका कार्यकाल 1806 से 1837 तक चला मगर मुगल बादशाह का वास्तविक क्षेत्र मात्र लाल किले तक सिमट कर रह गया था। इसके कार्यकाल में यह अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला
प्रथम मुगल बादशाह था और राजा राम मोहन राय को इन्होंने राजा की उपाधि दी थी। और अंतिम थे बहादुर शाह द्वितीय। तो इनका कार्यकाल 1837 से 1857 तक चला और इनको जफर के नाम से यानी बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता था। 1857 के संग्राम ने विद्रोहियों का साथ देने के कारण इनको रंगून निर्वासित कर दिया गया और जहां 1862 में अंतिम मुगल सम्राट की मृत्यु हो गई। अब हम लोग देखते हैं मुगल दरबार में विभिन्न गुट। पहला था तुरानी गुट। तो ये मध्य एशिया के सुन्नी मुसलमान थे। सैयद बंधुओं के पतन के बाद मुगल दरबार में इसी गुट का बोलबाला था। और इस गुट में निजाम उल मुल्क यानी चिनकिलीज खां, अमीन खां और जकारिया खां प्रमुख थे। नेक्स्ट है ईरानी गुट। तो ये सिया मुसलमान थे और इस गुट में जुल्फिकार खान, सआदत खां, अमीर खां और इसहाक खां प्रमुख थे। उसके बाद है सैयद बंधु। तो सैयद बंधु भारतीय इतिहास में किंग मेकर के नाम से विख्यात हैं। इन्होंने कुल 4 लोगों फर्रुख सियर, रफी उद्दरजात, रफी उद्दौला और मोहम्मद शाह को मुगल बादशाह बनाया। सैयद बंधु दो भाई थे यानी अब्दुल्ला खां और हुसैन अली बराह थे। सैयद बंधु के विरोधी नेताओं में तुरानी दल के चिनकिलीज खां या निजामुल उल मुल्क ये अमीन खां का प्रमुख योगदान था और इन्हीं के प्रयासों से मोहम्मद शाह रंगीला के समय में इन दोनों भाइयों की हत्या कर दी गई। उसके बाद था अफगानी गुट। इस गुट में अली मोहम्मद खां एवं मोहम्मद बंगस प्रमुख थे। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य के पतन का कारण। तो विद्वानों के बीच विचार के दो मुख्य पक्ष हैं जो इस मुद्दे को आमतौर पर समाज साम्राज्य केंद्रित के रूप में देखते हैं और अन्य जो विकास के क्षेत्रीय रूप में देखते हैं। पहला था मुगल केंद्रित या साम्राज्य संबंधी। यह दृष्टिकोण साम्राज्य के द्वारा निर्मित योजना और संचालन के भीतर पतन की जड़ों का पता लगाता है। अगला है क्षेत्र केंद्रित यानी साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में उथल पुथल और अस्थिरता क्षेत्र संबंधित दृष्टिकोण के अनुसार मुगलों के पतन के मूल कारण है। उसके बाद है सामाजिक कारण। तो सामाजिक कारण में पहला है कि मुगल अभिजात वर्ग की विविधता। मुगल कुलीनों का विशाल जनसंख्या मध्य एशिया के विविध क्षेत्रों से आए विदेशी थे। परिणाम स्वरूप कुलीनता को नई जातीय धार्मिक समूहों में विभाजित किया गया जिसमें तुरानी और ईरानी समूह सबसे प्रमुख रूप से उभरे। उसके बाद एक किसान विद्रोह। तो 17वीं सदी के अंत और 18वीं सदी के शुरुआत में बार बार होने वाले किसान विद्रोह मुगल साम्राज्य के पतन का एक महत्वपूर्ण कारक थे और यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इन विद्रोहों में शासक वर्ग की भूमिका थी। नेक्स्ट है जमींदारों की निष्ठा में बदलाव। ऐसा माना जाता है कि मुगलों द्वारा किया गया समझौता पूरी तरह से समाप्त हो गया था और मुख्य जमींदारों ने अधिशेष का अपना हिस्सा पाने के लिए मुगल राज के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया था। उसके बाद राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण में सबसे पहला है मुगल राज की प्रकृति। मुगल सरकार मुख्य रूप से एक शासक राज्य या पुलिस स्टेट था जो आंतरिक और बाहरी व्यवस्था को बनाए रखने के साथ साथ राजस्व संग्रह पर ध्यान केंद्रित करती थी और क्षेत्रीय शक्तियों के उदय के कारण विकेंद्रीकृत प्रशासन हो गया था। उसके बाद है विदेशी आक्रमण। तो मुगलों को उत्तर पश्चिम से कई हमलों का सामना करना पड़ा लेकिन आंतरिक शक्ति की कमी के कारण वे एक मजबूत रक्षा तंत्र बनाने में असमर्थ थे। बाद के मुगलों ने उत्तर पश्चिमी सीमांतों की उपेक्षा की और सीमा को बनाए रखने के लिए बहुत कम प्रयास किए थे। उसके बाद है औरंगजेब के बाद कमजोर शासक। क्योंकि सरकार का मुगल रूप निरंकुश था और सम्राट के व्यक्तित्व पर अत्यधिक निर्भर था, कमजोर शासकों का उत्तराधिकार प्रशासन के हर पहलू में स्पष्ट हो गया था। नेक्स्ट है उत्तराधिकार का दोषपूर्ण कानून। वह परंपरा जिसमें राजगद्दी के उत्तराधिकार में ज्येष्ठ संतान को अन्य भाई बहनों से अधिक प्राथमिकता दी जाती थी। नेक्स्ट है मुगल कुलीनता का पतन। तो कुलीनता के पतन का मुख्य कारक यह था कि धीरे धीरे एक बंद कंपनी के रूप में बदल गया। राज्य के पद वंशानुगत हो गए और परिवारों के एक चुनिंदा समूह के लिए आरक्षित हो गए थे। उसके बाद था दरबारी गुट। औरंगजेब के शासन के अंत में दरबार के प्रभावशाली अमीरों ने शक्तिशाली समूह का गठन किया जो कि प्रमुख रईस थे। तुरानी में देखा जाए तो ट्रांसो ट्रांसोक्सियाना के सामंतों ने तुरानी या मध्य एशियाई संगठन बनाया। इसका नेतृत्व गाजीउद्दीन खान, फिरोज जंग और उनके बेटे चिनकुलिज खान या निजामुल मुल्क ने किया। फारसी में देखा जाए तो फारसी गुट का नेतृत्व अमीर खान, इसाक खान और शहादत खान ने किया था। इन गुटों ने अपने अनुचरों को बनाए रखा जो आमतौर पर स्थिति के आधार पर मध्य एशिया या फारस से तैयार किए गए थे। हिंदुस्तानी पार्टी जिसके नेता इस अवधि के दौरान सैयद अब्दुल्ला खान और सैयद हुसैन अली यानी सैयद बंधु थे, उनको हिंदुओं का समर्थन प्राप्त था। और उसके बाद है क्षेत्रीय आकांक्षाओं का उदय। तो औरंगजेब के अपने शासन के दौरान जाट, सिख और मराठा जैसे मजबूत क्षेत्रीय गुटों ने अपने राज्यों की स्थापना के लिए मुगल राजशाही के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया था। उसके बाद है जागीरदारी संकट। तो उनमें से कई को बिना जागीर के कई साल गुजारने पड़े क्योंकि मनसबदार बहुत थे और जागीरें कम थी। यहाँ तक कि जब एक जागीर सौंपी जाती थी तब भी इस बात का कोई आश्वासन नहीं दिया जाता था
कि जल्द ही उन्हें फिर से मुगलों को सौंपना ना पड़े। मनसबदारों ने मुगल साम्राज्य की भूमि राजस्व आय के लगभग 4 से 5वें हिस्से को नियंत्रित करते थे, लेकिन यह अत्यधिक असमान रूप से वितरित किया गया था और 17वीं शताब्दी के मध्य में लगभग 8,000 मनसबदारों में केवल 445 का साम्राज्य के कुल राजस्व के लगभग 60% पर ही नियंत्रण था। नेक्स्ट है औरंगजेब का दक्कन अभियान। तो बीजापुर और गोलकुंडा पर विजय प्राप्त करने के बाद राजस्व में 23% की वृद्धि हुई, लेकिन औरंगजेब ने अपने मनसबदार के साथ अतिरिक्त धन साझा करने के बजाय अपने दक्कन अभियान का समर्थन करने के लिए इस धन का उपयोग करना उचित समझा। उसके बाद है सैन्य कारण। तो कोई मनसबदार आवश्यक संख्या में आदमी और घोड़े नहीं रखता था और न ही कोई कुशल निरीक्षण की व्यवस्था थी, क्योंकि साम्राज्य की सुरक्षा अंततः उनकी सैन्य शक्ति पर निर्भर थी। सेना का यह कमजोर होना साम्राज्य के लिए घातक था। उसके बाद है अन्य कारण। अन्य कारण में है यूरोपीय लोगों का आगमन। ये औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य तेजी से बिखर रहा था। हालांकि समुद्री नौवहन में उनकी सफलताओं और उनके व्यापार का विस्तार करने की इच्छा के कारण यूरोपीय देश ईस्ट इंडीज के साथ वाणिज्य पर एक अधिकार बनाने की तलाश में थे। उसके बाद है राजनीतिक राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। उस समय भारत में उन तत्वों का अभाव था जो एक आधुनिक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। भारत के लोगों को यह महसूस नहीं हुआ कि वे सभी भारतीय थे, न ही वे एकता के प्रति जागरूक थे और न सामान्य हितों के प्रति सचेत थे। भले ही सांस्कृतिक एकता के तत्व सदियों से देश में मौजूद थे, तो क्या हुआ, ये आपस में एकजुट नहीं थे। इसलिए अपने राष्ट्र के लिए जीने और मरने का आदर्श मौजूद नहीं था। इसके बजाय लोग व्यक्तियों, जनजातियों, जातियों और धार्मिक संप्रदायों के प्रति वफादार थे। निष्कर्ष के तौर पर हम लोग देखें तो हालांकि स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में प्रमुख भौगोलिक असमानताओं के कारण कुछ इतिहासकारों का तर्क है कि इन विद्रोहों और मुगल राज्यों के अंतिम पतन के लिए गरीबी और आर्थिक दबाव पूरी तरह से उचित स्पष्टीकरण नहीं लगते हैं। इसलिए समकालीन संशोधनवादी साहित्य में हम इसे केंद्रीकृत दृष्टिकोण को त्यागने और परिधीय दृष्टिकोण से मुद्दे की जांच करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण घटनाक्रम। 1707 में अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हुई और बहादुर शाह प्रथम सम्राट बना। 1710 में सिख नेता बंदा बहादुर ने सरहिंद को जीता तथा गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के जारी किए। 1712 में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हुई और जहांदार शाह शासक बना। 1713 में फर्रुखसियर ने अपने चाचा सम्राट जहांदार शाह को पराजित कर उसकी हत्या कर दी और स्वयं सम्राट बन बैठा। 1716 में फर्रुखसियर ने अपने बंदा बहादुर गुरदासपुर दुर्ग से बंदी बनाकर दिल्ली लाया और उसकी हत्या कर दी। 1717 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान के जरिए फर्रुखसियर ने बंगाल, सूरत में कर मुक्त व्यापार की छूट दी और 1719 में सैयद बंधुओं द्वारा फर्रुखसियर की हत्या कर रफी उद्दौलात, जो कि सबसे कम समय का मुगल सम्राट था, उसको बादशाह बनाया गया और सैयद बंधुओं ने ही मोहम्मद शाह को गद्दी पर बैठाया, जो रंगीला बादशाह के नाम से जाना गया। 1720 में मोहम्मद शाह ने जजिया को अंतिम रूप से प्रतिबंधित किया। 1739 में 24 फरवरी 1739 को नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच करनाल में युद्ध हुआ। 1747 में मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही अहमद शाह अब्दाली का प्रथम आक्रमण हुआ, जिसे शाहजादा अहमद ने विफल कर दिया था। 1748 में मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद अहमद शाह गद्दी पर बैठा। 1754 में इमादुल मुल्क ने शाहजाद अजीजुद्दीन को आलमगीर द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया और 1757 में आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में ही प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। 1759 में दिसंबर 1759 में अल गौहर पटना में स्वयं को बादशाह घोषित किया तथा शाह आलम की उपाधि ली। 1764 में बक्सर के युद्ध में शाह आलम ने अंग्रेजों के खिलाफ मीर कासिम का साथ दिया। 1765 में यानी 12 अगस्त 1765 का बक्सर के युद्ध में पराजित होने के कारण शाह आलम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच इलाहाबाद की संधि हुई, जिसके तहत अंग्रेजों को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी मिली। 1772 में मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने पेंशन भोगी शाह आलम द्वितीय को राजधानी दिल्ली के मुगल सिंहासन पर बैठाया। 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 1806 में शाह आलम की मृत्यु के बाद अकबर द्वितीय शासक बना और 1830 में अकबर द्वितीय ने पेंशन संबंधी शिकायत के निवारण के लिए राजा राममोहन राय को अपना दूत बनाकर लंदन भेजा। 1835 में मुगलों की टकसालें बंद हो गई और अंग्रेजी सिक्कों का प्रचलन आरंभ हो गया। 1837 में अकबर द्वितीय की मृत्यु के बाद बहादुर शाह द्वितीय शासक बना। 1857 में बहादुर शाह द्वितीय ने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया और 1862 में रंगून में निर्वासित अंतिम बादशाह बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है क्षेत्रीय शक्तियों का उदय।
तो स्वतंत्र राज्य के तौर पर मुगल साम्राज्य और उसकी राजनीतिक व्यवस्था के अवशेष से बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठा साम्राज्य जैसी बड़ी संख्या में स्वतंत्र और अर्ध स्वतंत्र शक्तियों का उदय हुआ और इन्हीं शक्तियों ने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में ब्रिटिश वर्चस्व को चुनौती दी थी और कुछ मुगल प्रांतों का उदय राज्यपालों द्वारा स्वायत्तता के दावे के परिणाम स्वरूप हुआ और अन्य मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह के उत्पाद थे। इन राज्यों के शासकों ने मजबूत कानून व्यवस्था वाली और आर्थिक और सशक्त प्रशासन वाले संपन्न राज्यों की स्थापना की थी। नेक्स्ट है कि सत्ता के स्थानीय केंद्रों का उदय। तो उन्होंने सफलता को अलग अलग परिणामों के साथ निचले स्थानीय अधिकारियों और छोटे मुखियाओं और जमींदारों पर अंकुश लगाया, जो किसान की अतिरिक्त उपज पर नियंत्रण के लिए लगातार उच्च अधिकारियों से लड़ते रहे, जो कभी कभी शक्ति और संरक्षण के स्थानीय केंद्र स्थापित करने में सफल भी रहे थे। इन राज्यों की राजनीति अनिवार्य रूप से गैर सांप्रदायिक या धर्मनिरपेक्ष थी और उनके शासकों की प्रेरणा आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से समान थी। इन शासकों ने नागरिक, सैन्य, सार्वजनिक नियुक्तियों में धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं किया और न ही विद्रोहियों ने अपनी सत्ता के विरुद्ध शासकों के धर्म पर अधिक ध्यान दिया। यद्यपि इन राज्यों ने आंतरिक व्यापार में किसी भी तरह की गिरावट को रोका और यहाँ तक कि विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने की कोशिश की, किंतु उन्होंने अपने राज्यों के बुनियादी औद्योगिक और वाणिज्यिक ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए कुछ नहीं किया। उसके बाद हम देखते हैं राष्ट्र के तीन प्रमुख समूह। पहला था उत्तराधिकारी राज्य। तो ये मुगल प्रांत थे जो साम्राज्य से अलग होकर राज्य बने और उनके राज्यपालों द्वारा वस्तुतः स्वतंत्र और वंशानुगत सत्ता के विकास ने इन क्षेत्रों में एक स्वायत्त राज्य के उद्भव का प्रदर्शन किया। भले ही उन्होंने मुगल शासक की संप्रभुता पर सवाल नहीं उठाया। हैदराबाद, बंगाल और अवध इसके कुछ उदाहरण हैं। उसके बाद है स्वतंत्र राज्य। तो मैसूर और राजपूत राज्य ऐसे राज्यों के दो उदाहरण हैं जो प्रांतों पर मुगल सत्ता की अस्थिरता के परिणाम स्वरूप उभरे। उसके बाद है नए राज्य। तो मुगल साम्राज्य का विरोध करने वाले विद्रोहियों ने इन राज्यों की स्थापना की, जिनमें से कुछ में मराठा, सिख और जाट राज्य शामिल हैं। सबसे पहले हम लोग बंगाल को देखें तो बंगाल पर ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना से पूर्व यह अत्यंत समृद्ध प्रांत था। यहाँ न केवल कृषि उत्पादन की बेहतर स्थिति थी, बल्कि यह व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से भी समृद्ध था। इसकी समृद्धि का अनुमान इस आंकड़े से लगाया जा सकता है कि 18वीं सदी में संपूर्ण यूरोप को बंगाल से व्यापक मात्रा में सोरा, चावल, नील और काली मिर्च, चीनी, रेशम वस्तुओं में 60% बंगाल से ही की जाती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल से व्यापारिक संपर्क 1730 के दशक से प्रारंभ हुआ और 1733 में कंपनी ने बंगाल तट पर उड़ीसा में पहली फैक्ट्री स्थापित की। जहां तक व्यापार का प्रश्न है तो मुगल शासक द्वारा कंपनी को 17वीं सदी में ही 3000 रुपये के बदले स्वतंत्र व्यापार करने की अनुमति मिल चुकी थी और मिले इस छूट बंगाल के नवाब ब्रिटिश को मिले इस छूट को अनमने ढंग से स्वीकार करते थे, क्योंकि इससे उनके राजस्व की हानि होती थी और बंगाल के नवाब तथा कंपनी के मध्य तनाव का प्रमुख कारण था। बंगाल में अलीवर्दी खां के शासन तक सब तक ठीक रहा, क्योंकि वह एक शक्तिशाली शासक था तथा वह यूरोपीय कंपनियों को नियंत्रित रखने की क्षमता रखता था। परंतु जिस समय ब्रिटिश कंपनी कर्नाटक क्षेत्र में विजय प्राप्त कर व्यापारिक एकाधिकार तथा राजनीतिक आर्थिक शक्ति प्राप्त कर रहे थे, उस समय बंगाल में नए नेतृत्व में कई कमियां सामने आने लगी थी। बंगाल के नवाब की शक्ति तथा स्वामित्व कुछ निश्चित शर्तों पर निर्भर करता था। उदाहरण के लिए नवाब को शक्तिशाली कुलीन वर्ग के समर्थन की आवश्यकता थी और उन्हें हिंदू राजस्व अधिकारियों के साथ वित्तीय प्रबंधकों, बैंकों के मालिकों तथा बड़े व्यापारिक घरानों के समर्थन की भी आवश्यकता थी। उन्हें बड़े जमींदारों का समर्थन भी चाहिए था, क्योंकि बड़े जमींदार न केवल सरकारी कोष को राजस्व देते थे, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर नवाब को सैनिक सहायता भी मुहैया कराते थे। दुर्भाग्यवश जिस समय कर्नाटक विजय से प्रेरित होकर ब्रिटिश कंपनी राजनीतिक प्रभुत्व की योजना बना रही थी, उस समय बंगाल के नवाब को उपयुक्त तत्वों को समर्थन प्राप्त नहीं था। इस कारक ने ब्रिटिश कंपनी की महत्वाकांक्षाओं को प्रेरित किया और ब्रिटिश कंपनी द्वारा बंगाल विजय का सर्वप्रमुख प्रेरक कारक आर्थिक था। वस्तुतः मुक्त व्यापार के इस काल में ब्रिटिश कंपनी को खास वस्तु की खरीदारी के लिए संसाधनों का अभाव भी पैदा हो रहा था, क्योंकि प्रत्येक देश बुलियन का आधिकारिक संरक्षण करना चाहता था। ऐसे में ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मसालों के बदले सोना निर्यात करने की छूट नहीं दे रही थी। अतः अब यह उपाय था कि संबंधित देश के संसाधनों का ही प्रयोग वहां की वस्तुओं की खरीदारी के लिए किया जाए और यह तभी हो सकता था जब उस क्षेत्र पर राजनीतिक नियंत्रण हो। बंगाल पर राजनीतिक नियंत्रण इसलिए आवश्यक था कि यहीं से ब्रिटिश को अधिकांश माल की प्राप्ति होती थी। यह वही समय था जब ब्रिटिश कंपनी तथा फ्रांसीसी कंपनी के मध्य प्रतिद्वंदिता चरम पर थी और इस वजह से दोनों कंपनियों ने बंगाल के अंदर
अपनी अपनी बस्तियों की किलेबंदी प्रारंभ कर दी और किले के परकोटे पर तोपें चढ़ा दी। सिराजुद्दौला जब नवाब बना तो उसके सामने मुख्य समस्या अपने रिश्तेदारों की तरफ से विद्रोह का था, क्योंकि पूर्णिया के उप नजीम शौकत जंग की नज़र बंगाल की गद्दी पर लगी हुई थी, और दूसरी तरफ अंग्रेज भी सिराज के उस आदेश से खफा थे जिसमें ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी कंपनियों से किलेबंदी बंद करने को कहा गया था। ब्रिटिश कंपनी ने अपने कर्नाटक फॉर्मूले को लागू करते हुए न केवल शौकत जंग तथा घसीटी बेगम का समर्थन किया, बल्कि बंगाल के भगोड़ों को भी शरण दी तथा किलेबंदी को भी नहीं रोका। और इन परिस्थितियों में सिराजुद्दौला के पास अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए कंपनी से युद्ध के अतिरिक्त कोई चारा नहीं था। अतः उसने भारी हौसले मगर अनुचित जल्दबाजी एवं अपूर्ण तैयारी के साथ कासिम बाजार एवं फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया और इसे मानिक चंद्र के नियंत्रण में देकर कलकत्ता लौट गया। जब फोर्ट विलियम की पतन का समाचार मद्रास पहुंचा, तो ब्रिटिश अधिकारियों ने क्लाइव एवं वाटसन के नेतृत्व में एक शक्तिशाली नौसेना, जो फ्रांसीसियों के लिए रखी गई थी, फोर्ट विलियम की मदद के लिए कलकत्ता भेज दी। और इस सेना ने क्लाइव के नेतृत्व में जनवरी तक पुनः कलकत्ते पर अधिकार कर लिया था और सिराजुद्दौला के लिए महत्वपूर्ण समस्या खड़ी हो चुकी थी। पहला तो उसे डर था कि अहमद शाह अब्दाली बंगाल पर आक्रमण करेगा, और दूसरे उसके ही दरबार के प्रभावशाली सदस्यों जैसे कि प्रधान सेनापति मीर जाफर, बंगाल के जगत सेठ एवं राय दुर्लभ आदि की ब्रिटिश से मिली भगत हो गई थी। और इसी समस्या के आलोक में सिराजुद्दौला के पास और कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वह क्लाइव से संधि कर ले। अंततः 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुई, जिसमें नवाब ने ब्रिटिश की सारी मांगों को स्वीकार करते हुए उसे 3 लाख रुपए की राशि युद्ध हार जाने के तौर पर देना स्वीकार किया। और अलीनगर की संधि की शर्तों ने स्पष्ट कर दिया कि अंग्रेज अपने कूटनीतिक एवं सैनिक ताकत के बल पर राजनीतिक नियंत्रण प्राप्त करने के लिए काफी निकट हैं। अलीनगर की संधि शांति का एक क्षणिक उपाय था, क्योंकि दोनों पक्ष इस संधि को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। और इस युद्ध के विराम के पश्चात ब्रिटिश कंपनी का लक्ष्य बंगाल से फ्रांसीसी प्रभाव की समाप्ति तथा एक कठपुतली नवाब की स्थापना हो गया, जबकि सिराज के पास सिवाय इसके कि वह फ्रांसीसी शक्ति के सहयोग से ब्रिटिश शक्ति को नियंत्रित करे, उसके पास और कोई चारा नहीं था। इसके पश्चात क्लाइव ने सिराजुद्दौला को अपदस्थ करने का एक षड्यंत्र रचा, जिसमें नवाब के प्रधान सेनापति मीर जाफर, बंगाल का जगत सेठ राय दुर्लभ और अमीन चंद सभी शामिल थे। इसमें निश्चय किया गया कि मीर जाफर को नवाब बनाया जाएगा, जो कंपनी की सभी मांगों की पूर्ति के लिए तैयार था। अपने इस षड्यंत्र पर अमल करते हुए ब्रिटिश ने बंगाल स्थित फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर को जीत लिया। और क्लाइव का यह कदम स्पष्ट रूप से अलीनगर की संधि की भावना के विपरीत था। यद्यपि नवाब को इस समय मराठा और अफगानों के आक्रमण का भय था, तथापि उसने अपने निकटवर्ती शत्रु शत्रु ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ युद्ध करना आवश्यक समझा। क्लाइव इसके लिए पहले से ही तैयार बैठा था और 23 जून 1757 को भागीरथी नदी के किनारे प्लासी गांव में दोनों सेना में युद्ध प्रारंभ हुआ। और सिराज को मीर मदन के शौर्यपूर्ण लड़ाई की वजह से प्रारंभिक बढ़त मिली, परंतु मीर जाफर के धूर्ततापूर्ण परामर्श के कारण उसकी पराजय हो गई। और युद्ध के पश्चात मीर जाफर को नया नवाब बनाया गया तथा सिराज को बंदी बनाकर मृत्यु दंड दे दिया गया। मीर जाफर ने कंपनी को किए गए वायदे के अनुसार अंग्रेजों को उनकी सेवाओं के लिए 24 परगने की जमींदारी से पुरस्कृत किया तथा व्यापक मात्रा में धन का आवंटन भी किया, और बंगाल में स्थित सभी फ्रांसीसी बस्तियों को ब्रिटिश आधिपत्य में ले आया गया।